स्टार्टिंग। देखिए, आज हम राष्ट्रीय भाषा हिंदी की व्याकरण का अध्ययन करेंगे हमारे YouTube चैनल पर। सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं हम हमारे व्याकरण के कुछ टॉपिक जो हमारे हिंदी में आते हैं। जैसे मान लीजिए, सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं हम वर्ण से। सबसे पहला जो टॉपिक है, जैसे वर्ण लिखा हुआ है और इन वर्णों का जो व्यवस्थित क्रम होता है, इसी के साथ में अपना दूसरा टॉपिक चलता है। जो वर्ण लिखे हुए हैं, मान लीजिए जैसे वर्ण लिखे हुए हैं, सबसे पहले वर्ण और वर्णों का जो व्यवस्थित क्रम होता है। सबसे पहला टॉपिक जो है अपना वर्ण, और जो वर्णों का व्यवस्थित क्रम होता है उसे वर्णमाला कहते हैं, जिसमें उच्चारण स्थान, जिसमें हमारे उच्चारण स्थान और वर्ण वियोजन, वर्ण संयोजन, इस प्रकार के जो भी प्रश्न आते हैं। अगर कोई शब्द लिखा गया है, मान लीजिए जैसे सपोज कीजिए शब्द लिखा गया है आपका संज्ञा, और संज्ञा में जो लगा हुआ अनुस्वार है वो किस प्रकार का है, या फिर संयोग, संहार, या फिर संसार, इस प्रकार के जो शब्द आते हैं वर्णों पे जो हमारे स्वर और व्यंजन आते हैं उनका वर्गीकरण। उसके बाद में वर्णमाला को एक व्यवस्थित क्रम में लिखना। जैसे मान लीजिए कंचन, कमल, क्या और कृपा, अगर चार जो शब्द लिखे गए हैं उनको व्यवस्थित क्रम में लिखना। उसके बाद में जब वर्णमाला के बाद अपना तीसरा टॉपिक जो चलता है वो है शुद्ध शब्द। शुद्ध शब्द, जैसे मान लीजिए जैसे सपोज कीजिए शब्द लिखा हुआ है आपका अतिशयोक्ति, आशीर्वाद, व्यवहार, व्यवहारिक। जैसे मान लीजिए हमने चार शब्द लिखे हैं, अतिशयोक्ति, आशीर्वाद, व्यवहार और व्यवहारिक। परीक्षा में जैसे मान लीजिए आपका प्रश्न आ जाए कि इन चारों में से कौन सा जो शब्द है वो शुद्ध लिखा है। ये चार जो शब्द दिए गए हैं, इन चारों में से कौन सा शब्द जो है वो शुद्ध लिखा हुआ है या कौन सा शब्द अशुद्ध लिखा हुआ है। जिस प्रकार से अब मैंने यहाँ पर चार शब्द लिखे हैं, वो चारों ही शब्द जो है वो आपके अशुद्ध लिखे हुए हैं। अब अपना जो प्रश्न होगा उसमें से कोई भी एक प्रश्न चेंज करेगा या किसी प्रकार से आपसे पूछेगा, तो ये शुद्ध शब्द का अपना टॉपिक रहेगा। इस प्रकार से जो अपनी नेक्स्ट क्लास में हम करवाते रहेंगे। अपने जो व्यवस्थित जो क्रम होगा वर्ण, फिर उसके बाद वर्णमाला, उसके बाद में शुद्ध शब्द आएगा। अतिशयोक्ति का ये से पूरा आता है। आशीर्वाद में ये सी के ऊपर मात्रा नहीं आएगी, वाक के ऊपर आएगी। व्यवहार में ये व्यवहार होता है, ये आ की मात्रा यहाँ पर नहीं आएगी। और ये व्यावहारिक शब्द होता है, ये व्यवहारिक नहीं होता है। तो जो ये चार शब्द दिए गए हैं, हमने ये चारों जो शब्द लिखे हैं वो चारों अपने सामने क्या थे, गलत लिखे हुए। तो ये अपना रहेगा शुद्ध शब्द का टॉपिक, जो अपने नेक्स्ट क्लास में अपन करवाएंगे। जो भी अपने 20, 30, 100, 50 अच्छे शब्द हैं उन्हीं का दोहरान करवाएंगे और बहुत आसान तरीके से हम उनकी अपनी क्लास जो रहेगी उसमें करेंगे। अगला जो टॉपिक होगा अपना संधि। अगला जो होगा संधि का टॉपिक। जैसे मान लीजिए आपका प्रश्न आता है जगत प्लस ईश, जोड़ के लिखोगे तो क्या करोगे, सभी बच्चे जो हैं उसको जगदीश करके आएंगे। यहाँ पे प्लस के बाद में स्वर लिखा हुआ है या व्यंजन, और आपसे पूछ लिया जाए कि पहले स्वर लिखा हुआ है या व्यंजन, तो हम स्टूडेंट जो है ये पहले अक्सर ये कहते हैं कि पहले भी व्यंजन लिखा हुआ है। बल्कि इस जय में ए की मात्रा है, इस गय में भी ए की मात्रा है और इस तय में भी ए की मात्रा है। आपका जो ये क्वेश्चन है वो इस प्रकार से सही होगा। तो अपना जो ये टॉपिक होगा, अगर जो नंबर 4 पे आता है शुद्ध शब्द के बाद में संधि का। तो ये जो प्रश्न है, हम इस संधि का जो स्पष्टीकरण या विश्लेषण जो हम शुरू से करेंगे, व्याख्यान जो करेंगे। उसके बाद अपना जो टॉपिक होगा वो 5 नंबर पे आता है समास का। ये अपने जो टॉपिक दिए गए हैं ये आपके सिलेबस के अनुसार हैं। जो अपने जब भी किसी भी परीक्षा में अगर 5 प्रश्न भी पूछे जाते हैं तो संधि के ऊपर उसके ऊपर प्रश्न आता ही। उसके बाद में है समास, जो कि हिंदी की दृष्टि से संधि का जो टॉपिक है वो मेन है। और संधि और समास पे अगर 2 प्रश्न या 3 प्रश्न भी अगर किसी परीक्षा में पूछे जाते हैं तो इन दोनों टॉपिकों पे ऊपर एक प्रश्न अपना जरूर आता है। ये 5 टॉपिक है।
छह के बाद में अपने इसके बाद जो टॉपिक चलेंगे जैसे संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया विशेषण है, और फिर व्याकरण के कुछ टॉपिक जो आपको पढ़ने हैं जैसे पर्यायवाची है, विलोम शब्द है, तत्सम तद्भव है, युगम शब्द है, अनेकार्थ शब्द है, एक वाक्यांश के लिए एक शब्द है। इस प्रकार के जितने भी अपने टॉपिक चलेंगे, उसके बाद में अपने वाक्य हैं, वाच्य हैं, छंद अलंकार हैं, वो सारे टॉपिक जो भी अपने टॉपिक लगभग 20 के आसपास आप मोस्ट समझो, जो भी अपने 20 जो टॉपिक होंगे वो आप अपने जो मोस्ट हैं हम शुरुआती क्लास में आपको एक टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए आपका है वर्ण, वर्णों का जो वर्गीकरण है, सबसे पहले वर्ण स्टार्ट करते हैं। वर्ण, अब इन वर्णों का एक व्यवस्थित क्रम होता है। जैसे मान लीजिए आपका एक स्टेट में प्रश्न आया हुआ है, कंचन, कमल, क्या और कृपा, ये चार जो शब्द दिए गए हैं, अगर इनका एक व्यवस्थित क्रम, इनको सही क्रम से अगर जाना जाए तो सबसे पहले कौन सा शब्द आएगा या सबसे लास्ट में कौन सा शब्द आएगा, या इस प्रकार के जो शब्द दिए गए हैं वो आपका एक व्यवस्थित क्रम होगा। इन शब्दों को जब आप लिखोगे तो इनका एक व्यवस्थित क्रम होगा, वो इस प्रकार से होगा। अब हम इसको करेंगे वर्ण वियोजन और संयोजन। इसको आपको सबसे पहले अलग लिखना आना चाहिए, फिर उसका अल्फाबेट की क्रम जानने के लिए हम सबसे पहले उच्चारण चलेंगे। उच्चारण जो आता है अपने स्वर और व्यंजन में आएगा। मैं व्यंजनों का वर्गीकरण करवा देता हूं पहले। जैसे मान लीजिए एक सूत्र है संस्कृत का, अकुहे विसर्जनीय नाम कंठ, जो कै की मात्रा जब भी कभी बोली जाएगी आपकी, कै की जो मात्रा लिखी गई है यहाँ पर, कै, ख, ग, घ, मैं शुरुआत से ही समझा रहा हूं आपको। जैसे मान लीजिए ये कै है, ये अकुहे विसर्जनीय नाम कंठ, इसका जो उच्चारण होता है वो कंठ से होता है। ए आ की मात्रा, पूरा कै वर्ग जो कै की लैन है, और है जो है हल में आता है, और विसर्ग जो विसर्ग लगा हुआ है उसका उच्चारण भी कंठ से होता है। जैसे मान लीजिए ये विसर्ग लगा हुआ है, अगर राम शब्द लिखा हुआ है राम, और राम के आगे जब हम विसर्ग लगाते हैं तो हम इसको क्या बोलेंगे, राम है। तो प्रश्न आया हुआ है कि ये जो है और इसका उच्चारण भी कंठ से होता है, और जो विसर्ग लगा हुआ है इसका उच्चारण भी कंठ से होता है। जैसे आप बोलोगे, मान लीजिए कोई भी शब्द यहां पर लगा हुआ जो है वो राम है की ध्वनि देगा, है की ध्वनि तो देगा, वो कंठ से बोला जाएगा। उसके बाद में आती है चै की लाइन, जिसको हम तालु कहा जाता है। चै, छ, जय, झ, और ये की मात्रा होती है। चै, छ, जय, झ और ये की मात्रा जो है इसका उच्चारण कहां से होता है, तालु से। इसका उच्चारण तालु से होता है। तालु जो है हमारा, जैसे दांत जहां हमारे लगे हुए हैं जिसको हम मसोड़ा कहते हैं, जीभ का अग्रभाग है। आज जो हमारी जिह्वा है उसका जो अगला हिस्सा है वो सिर्फ दांत से ऊपर जाकर ही स्पर्श करेगा। जैसे च, छ, जय, झ, ऐसे बोलने की दृष्टि से जो है ये तालव्य में आते हैं। उसके बाद में आता है अपना मूर्धन्य, जो टै की लाइन आती है। इसका उच्चारण कहां से होता है, मूर्धा से। पूरी जीभ जो है पूरे मुंह में एक लपेटा लगाएगी, मूर्धन्य में ऊपर जीभ लपेटा लगाएगी, पूरा ट, ठ, ड, ढ, इस प्रकार से इसका उच्चारण होगा। उसके बाद में आता है लिरी तुलसा नाम दंता। सूत्रों के हिसाब से अगर हम इसको कंप्लीट करें तो आकू है विसर्जनीय नाम कंठ, ईचु ऐसा नाम तालु, रीटूर्षा नाम मूर्धा, और उसके बाद आता है लिरी तुलसा नाम दंता, जो तय की लाइन है अपनी। ये दंत से उच्चारण होती है इसकी। कहां से होती है, दंत से। यानी कि जीभ का अग्रभाग, सिर्फ अगला हिस्सा है वो दांत के स्पर्श करेगा। तय, थ, द, ध, इस प्रकार से जो इसका जो उच्चारण किया गया वो दंती उच्चारण कहा जाता है इसको। उसके बाद में आता है ओष्ठ, उपपद मानव ओष्ठ, मतलब इसका उच्चारण जो है वो केवल ओष्ठ से होगा। प, फ, ब, भ,
और में। ये होता है उपपदमानुवोष्टु सूत्र के अनुसार। जब इन वर्णों को जब भी हम कभी बोलेंगे तो दोनों होठ एक बार टच होंगे, मतलब स्पर्श होगा दोनों होठों का, इसलिए इसको ओष्ठ कहा गया। अपना एक सिंपल सा प्रश्न बनता है यहाँ उच्चारण स्थान पे कि किसका उच्चारण, मान लीजिए अगर यहाँ पर 4 शब्द कोई भी दिए गए होंगे, ये इस प्रकार का कोई एक प्रश्न बनेगा अपना यहाँ पर कि इनमें से कौन सा उच्चारण जो है वो दंत से है, तो आपका आंसर थ होगा। इनमें से कौन सा उच्चारण जो है वो तालु से, तो आपका आंसर छ होगा। इनमें से कौन सा उच्चारण जो है वो कंठ से है, तो आपका इनमें से ख होगा। अब बात आती है कि ये जो वर्ण दिए गए हैं, इनके पांचों जो लास्ट वाले शब्द होते हैं ये अनुनासिक, इन्हीं का अनुस्वार बनता है। ये जो शब्द होंगे इन्हीं का अनुस्वार बनता है। आपसे इन्हीं का अनुस्वार, मतलब जैसे ये च के ऊपर यहां बिंदी लगी हुई है, ये इन पांचों में से कोई एक है। ये जो च के ऊपर बिंदी लगी हुई है ये इन पांचों में से कोई है। ये अनुनासिक के जो व्यंजन होते हैं इन सभी का जैसे उच्चारण हमने मुंह से किया है, ये नासिक की जो ध्वनि होती है इनका उच्चारण नाक और मुंह दोनों से होता है। जैसे ना आप नए नल को नाक बंद करके बोल सकते हो और ना ही मुंह बंद करके, तो इसका उच्चारण जो है इनका अनुस्वार बनता है। ये नासिक के व्यंजन होते हैं, इनका उच्चारण नाक और मुंह दोनों से होता है। अब बात आती है कि इनका जो अनुस्वार बनता है कैसे। जैसे मान लीजिए पैक के ऊपर बिंदी लगी हुई है, पैक के ऊपर मैंने एक बिंदी लगाई है, ये जो बिंदी है इन पांचों में से कोई एक है। पहले 1 2 3 4 5 नंबर में से आप कोई भी जब आंसर दे दोगे तब जानोगे ये इनमें से कोई एक भी है। अब बिंदी के बाद अनुस्वार के बाद का जो वर्ण होता है, इनमें से कोई भी एक वर्ण अगर मैं बाद में लिखता हूं, जैसे मैं 3 बार लिखा हुआ है, पैक के ऊपर यहां पर फिर से बिंदी लगाता हूं, मैं पैक के ऊपर फिर से बिंदी लगाता हूं, लेकिन अगर मैं यहां पर तय लिख देता हूं तय, तो ये तय की लाइन का ये आखिरी अक्षर है। जैसे इस शब्द को आप क्या बोलोगे, पंत। अगर मैं पै के बाद पै ही लिख देता हूं तो आप इस शब्द को क्या बोलोगे, पंप, क्योंकि ये तय का लास्ट वर्ण हो गया है, तय थे दे देने। और ये जो शब्द दिया गया है आपका, ये बिंदी के बाद में जैसे पै लिखा हुआ है यहां पर, तो आप इसको क्या बोलोगे, पंप। अगर मैं बिंदी के बाद में कै लिखता हूं तो आप इस शब्द को क्या बोलोगे, पंक। ये कै खे गे गे ङ की मात्रा होती है, इसलिए ये अनुनासिक जो वर्ण होते हैं इनकी ध्वनि नाक से निकलती है। आप इसको पंत बोलोगे, आप इसको पंप बोलोगे, आप इसको पंक बोलोगे। ये जो शब्द दिया गया है आप इसका अनुस्वार जो होगा इसके बाद में जो बिंदी लगी हुई उसका। अब आपके सामने ये प्रश्न बनता है कि जो ये पंप शब्द लिखा हुआ है इनमें से कौन सा अनुस्वार है, या पंक जो शब्द लिखा हुआ है या इनमें से कौन सा अनुस्वार है। अब जब ये जो वर्ण दिए गए हो, जैसे मान लीजिए छोटी क्लासों में आप इसको क्या बोलते हो, अड़े। अब ये अगर अड़े होता तो ये शब्द क्या बनेगा, अपना पड़ंक बनेगा। अब ये पड़ंक ना बन करके ये शब्द क्या बनता है, पंक। तो उसी प्रकार से इसका अनुस्वार है कि ये ङ की मात्रा होती है, ङ, जो आप पंक में बोलोगे। जैसे ये पत लिखा हुआ है लेकिन पंत, ये पप लिखा हुआ है अनुस्वार से पंप, जैसे ये पक लिखा हुआ है अनुस्वार के बाद में ये पंक। अब इनको जब भी आपने किसी सर या मैडम से पढ़े होंगे तो इनको खाली छुटवा दिया होगा कि भाई नाक से जोर करोगे तो एलकेजी यूकेजी की कक्षा में स्टूडेंट जो है वो बहुत जोर लगा के पढ़ते हैं। अगर मान लीजिए आपको ये कह दिया जाए कि नाक से जोर करना है तो छोटे बच्चे तो आप समझ रहे हो कि छोटी क्लासों में कितना जोर कर देंगे, इसलिए ये खाली छुटवा दिए जाते थे। जैसे मान लीजिए आप ऐसे पढ़े होंगे कि कै कबूतर, ख खरगोश, गै गमला, घ घड़ी और या खाली। इस खाली का मतलब है कि इनका अनुस्वार जो है नासिक के व्यंजन से होता है। च चरखा, छ छतरी, जय जहाज, झ झंडा और यो खाली। ट टमाटर, ठ टठेरा, ड डमरू, ढ ढक्कन, और आपने ऐसे पढ़ा होगा कि भैया अणे खाली। ये खाली का मतलब नहीं है कि इनका अनुस्वार में यहां पर काम आता है। अब उसके बाद में जब ये अपना जो पचम 25 जो होते हैं इसको स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। ये 25 का जो सेट है इसको क्या कहा जाता है, स्पर्श व्यंजन। प्रश्न बनता है अपना कि स्पर्श व्यंजन कितने हैं, तो 25 हैं। अब हम मान लीजिए हमारे जो वर्ण चल रहे हैं, अगर हम जैसे कि स्वर और व्यंजन और हिंदी की पूरी वर्णमाला को अगर हम स्पष्टीकरण करें कि भाई कितने वर्णों से बना हुआ है, तो वो टोटल जो है वो अपना 52 मतलब 52 वर्ण हो जाएंगे आपके, जिसमें ये 25 हो गई। अब उसके बाद में आते हैं हमारे अंतस्थ व्यंजन। आंतरिक स्थल, मन से, जैसे दिल से आवाज निकलती है ऐसे अंतस्थ है। आंतरिक स्थल मन से आवाज निकलती है तो वो होते हैं हमारे अंतस्थ, जिसमें आता है अपना ये, रे, ले और वे।
अब प्रश्न बनता है कि इनमें से कौन सा वर्ण जो है वो अंतस्थ है, या फिर चार चार का सेट दे करके दे देगा कि कौन सा अंतस्थ नहीं है। इनमें से कोई ख देगा, यहाँ पर डय देगा, यहाँ पर रय देगा, यहाँ पर बै देगा, कौन सा है और कौन सा नहीं। ये स्टार्टिंग है। भाषा जो है अपनी अभिव्यक्ति है, ये अपने विचारों को प्रकट करना जो है हमारी हिंदी भाषा है, राष्ट्रीय भाषा। लेकिन वहाँ जो है उसको सीखने के लिए, मान लीजिए कोई भी विदेशी अगर हिंदी सीखेगा, हम अंग्रेजी सीखते हैं तो ABCD से स्टार्ट करते हैं, अगर हम हिंदी सीख रहे हैं तो वर्णमाला से स्टार्ट करेंगे। और ये हमारी वर्णमाला जो है, इनको व्यवस्थित क्रम में लिखना जो है वो वर्णमाला कहलाती है। जैसे ही हम इस क्लास को जैसे पूरी करेंगे, आपको लग जाएगा कि कहाँ अनुस्वार आता है, कहाँ हमको अलग लिखना चाहिए, किन वर्णों को जोड़ा जाता है। वर्णों का जो व्यवस्थित क्रम होता है भाई, क के बाद में ख आता है, ख के बाद में ग आता है, इन वर्णों का जो व्यवस्थित क्रम है वही हमारी वर्णमाला कहलाती है। तो यहाँ जो हमारे वर्ण स्वर और व्यंजनों में वर्गीकृत किया गया है, उसके बाद में हमारी वर्णमाला कि हमें सही पता है कि नहीं। जैसे मान लीजिए, सपोज कीजिए, एक बार एक क्वेश्चन आया है, अंतस्थ के बाद में आते हैं हमारे ऊष्म वर्ण। रीट की एक बार परीक्षा में पूछा था कि ऊष्म वर्ण का सही क्रम क्या है। जैसे ऊष्म वर्ण जो होते हैं, ऊष्म जो वर्ण होते हैं वो भी चार होते हैं, जिसमें आता है येस है, येस है, उसके बाद में येस है, और उसके बाद में है। ऊष्म वर्ण का सही क्रम जो है वो हमारा श और है। अब बात आती कि जैसे मैंने सूत्रों को बताया था, आकुहे विसर्जनीय नाम कंठ, है का उच्चारण कंठ से होता है। जैसे मान लीजिए आपका शब्द आता है संहार। अब ये जो शब्द दिया गया है संहार, या फिर अपना शब्द आता है संयोग। अब यहां जो शब्द लिखा गया है संहार, संयोग या फिर संसार, चार शब्द लिखे हैं मैंने। संयोग, उसके बाद में संसार शब्द लिखा है। अब अगर आपसे ये जो लगा हुआ यहां पर जो अनुस्वार है वो पूछ लिया जाएगा कि ये इन पांचों में से कौन सा है, तो ये अकुहे विसर्जनीय नाम कंठ सूत्र के अनुसार जो ये है की मात्रा दी गई है, इसका उच्चारण कंठ से होता है। अब जो ये बिंदी लगी हुई है, ये इन पांचों में से कोई एक है, तो बिंदी के बाद अगर जो शब्द लिखा गया है, बिंदी के बाद में यदि कोई शब्द दिया गया है आपका, शब्द था अपना यहां पर संहार। अब संहार में जो ये अनुस्वार लगा हुआ है, आपसे पूछा जाए कि इन पांचों में से कौन सा है, तो बिंदी जो लगी हुई है, अनुस्वार जो लगा हुआ है, उसके बाद में है आया है। अब है के बाद में जो शब्द लिखा गया है, तो ये अकुहे विसर्जनीय नाम कंठ, है की जो मात्रा आती है वो इसमें आती है। आप जो ये शब्द लिखोगे तो इसका अनुस्वार जो है वो किस में आएगा, अकुहे विसर्जनीय नाम कंठ। अब यहां पर शब्द लिखा गया है आपका अनुस्वार, जो अनुस्वार शब्द लिखा गया है आपका, यहां पर संयोग शब्द लिखा है मैंने। अब संयोग के बाद में जो अनुस्वार आया है, उसके बाद में जो आपकी शब्द लिखा गया है आपका संयोग, और इसके बाद में इचु ऐसा नाम तालु, ये रे लेवे का ये आया है। इचु ऐसा नाम तालु जो है उसमें ये रे लेवे का ये आया है, तो आपको च यानी कि जो तालु लगा गया है, तो तालु का जो आखिरी वर्ण होता है वो संयोग होता है। जो तालु का वर्ण होगा वो संयोग, तो इसमें ये की मात्रा आती है ये। आप इसको बोलने की दृष्टि से भी देख सकते हो या समझ सकते हो कि भाई यहां पर जो शब्द लिखा गया है वो संयोग है ये। यहां पर जो शब्द है वो संहार नहीं है, संहार शब्द लिखा हुआ है, न की मात्रा नहीं आती है, तो आप न की मात्रा आएगा। लगभग स्टूडेंट इसको अड़े समझता है, अगर ये षडंहार शब्द बन जाता, नहीं संहार। ये जो शब्द लिखा गया है यहां पर जो अनुस्वार लगा हुआ है, बिंदी के बाद में स आया है। अब जो ये स है ये कौन से वर्ण में आता है, लिरी तुलसा नाम दंता, लिरी की मात्रा जो कि हिंदी में नहीं है, संस्कृत में चलती है। और तय वर्ग पूरा, और जो ये दंती श है, इस स को दंती श कहा गया है। ये जो ऊष्म वर्ण होते हैं हमारे, इसमें आता है आपका स और ये स, ये चार वर्ण थे आपके।
और ये जो है इसको कौन सा शय कहा जाता है? तालु शय, जो 21 नंबर से, आप ये मान लो जो सालू में लिखा जाता है वो तालु। ये शय मूर्धन्य शय कहा जाता है, जो रिटूर शाणाम मूर्धा, री रे पूरा टे वर्ग, और ये जो शय है ये मूर्धन्य से आता है। उसके बाद में आता है लिरितुलसा नाम दंता, जो ये स है ये, उसके बाद में अकु विश्वजिन्य नाम कंठ। तो बिंदी जिस भी प्रकार से आपकी लगी हुई होगी, आपको वर्ण वियोजन करने में सिर्फ 5 जगह दी जाएगी। अगर कोई भी अगर आपसे किसी अक्षर को अलग लिखवाया जाए तो आपको जो समस्या है वो 5 जगह आएगी। एक तो आपको अनुस्वार लगाना आना चाहिए, उसके बाद में इसका सही क्रम जो है वो आपको आना चाहिए, उसके बाद जो आपका सही क्रम है वो आपको आना चाहिए। और उसके ये जो स है, अभी रीट की परीक्षा, टीचर की परीक्षा में ही पूछ लिया था कि भाई ये जो 4 जो स लिखे गए हैं, ये जो 4 जो स लिखे गए हैं इनका सही क्रम क्या है। अब आपका ये स इससे भी स्टार्ट कर सकते हैं, इस स से भी स्टार्ट किया जा सकता है, पर्सन जो है वो आपका इस स से भी स्टार्ट किया जा सकता है, या फिर इस स से भी स्टार्ट किया जाता है। अब आपका जो पर्सन होगा इसका सही जो क्रम है कि पहले वाला जो नाम आएगा, किसी भी अल्फाबेट का कोई भी नाम दिया गया है तो वो उसी क्रम से होगा कि ये जो क्रम लिखा गया इसी क्रम से आपका सही आंसर, कि भाई आपका जो ऊष्म वर्ण है इसके साथ में ये स आता है, या फिर इसके साथ ये स आता है, या बाद में है तो चारों में लगा रखा था, सबको पता था कि है लास्ट में आता है, इसलिए इस स के साथ में भी उस प्रकार के वर्ण, इसके साथ भी, और इनका सही क्रम। मतलब एक सामान्य सा क्वेश्चन जो था वो रीट की परीक्षा में भी लगभग ये मान लीजिए कि भाई हिंदी का वो और भी विशेष ज्ञान करते हैं। हमारी जो परीक्षाएं होती हैं उसमें तो हमारे 10-12 प्रश्न आते हैं, तो इसलिए हम हिंदी के व्याकरण पे कम ध्यान देते हैं। हम बहुत ही सहज और सरल भाषा में अगर इन टॉपिकों का एक बार व्याख्यान करेंगे तो सारे प्रश्न जो है हमारे सही होंगे। उसके बाद में ये हमारे 25 और 8 33 जो है वो व्यंजन हो गए, 11 जो है हमारे स्वर में आ जाते हैं, हम इनका टोटल करेंगे तो ये 25। उसके बाद में 4 जो है हमारे अंतस्थ है, उसके बाद में 4 जो है ऊष्म वर्ण, उसके बाद में 11 जो है वो हमारे स्वर हो जाएंगे। तो 25 4 29 और 4 33 44 के आसपास हो गई एक वर्ण। उसके बाद में जो हमारे जो ये क्वेश्चन दिए गए होंगे कि भाई 52 जो है वो कहाँ से होंगे, यहाँ जो हमारे ये खत्म होंगे 33 स्वरों के बाद में आएंगे हमारे छत्र गेसरे। हम जब कोई वर्णों को अलग करेंगे उसके बाद में हमारे जो 4 जो है 25 स्पर्श व्यंजन, उसके बाद में 4 जो है वो अंतस्थ है, 4 जो है वो ऊष्म वर्ण, 11 जो है वो स्वर, और उसके बाद में 4 जो है वो हमारे संयुक्त व्यंजन आएंगे। जो संयुक्त व्यंजन जो है वो छत्र के श्रय जो है वो 4 हैं। अब उनको भी अलग अलग करना, जैसे ये 6 की मात्रा है या फिर ये त्रय की मात्रा है, उसके बाद में ये गे और ये श्रय, छत्र गे श्रय, ये 4 जो वर्ण है हमारे, इनको भी हमें वर्ण वियोजन अलग लिखना पड़े। तो जो ये 6 की मात्रा होती है ये क और स और ऐ से मिलके बनती है। यहां पर अगर हम इसको हलंत करेंगे तो ऐ का जो स्वर है वो अलग हो जाएगा, या फिर हम इसको जोड़ के लिखेंगे तो ये स पूरा भी लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए आपके सामने शब्द आता है कक्षा, आप इनको अलग अलग लिखोगे तो सबसे पहले लिखोगे क, उसके बाद में ए, फिर दोबारा से क, और फिर उसके बाद में ये स जो मूर्धन्य श है, और इसको भी जब आप हलंत लिखोगे तो इसमें कौन सा स्वर लगा हुआ है, आ। तो ये कै स और ए के मिलकर के यहां पर दोबारा से कै लिखा हुआ है, कै ए और कै से ऐसे मिलकर के आपकी मात्रा बनती है। ये जो वर्ण किया गया दे सकते हैं, हमारे जो टोटल वर्ण है व्याकरण के हिसाब से वो 52 है। 25 स्पर्श व्यंजन, 4 जो है हमारे अंतस्थ है, 4 जो है वो ऊष्म वर्ण, 11 जो है हमारे स्वर, और 4 जो है वो संयुक्त व्यंजन। अब बच गए ये 48 हो गए, 48। 4 2 है अंतस्थ जिसमें आपके जो अयोग व वर्ण,
और उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन जो है वो डे डमरू और ढे ढक्कन को कहते हैं। उत्क्षिप्त व्यंजन को ताड़न जात भी कहा जाता है। एक बार एस्टेट की परीक्षा में पूछा था कि भाई ताड़न जात वर्ण, तो ये फेंके हुए व्यंजन मतलब झटके से बाहर निकलती है। उत्क्षिप्त जो व्यंजन होते हैं वो दो, और अयोग भाव वर्ण जो है वो भी दो। उत्क्षिप्त व्यंजन जो है वो भी दो और अयोग भाव वर्ण है दो। इसके प्रकार से हमारे जो टोटल होते हैं वो 52 वर्ण है। अब उत्क्षिप्त व्यंजन जो है जिनको ताड़न जात कहा जाता है, झटके से आवाज बाहर निकलती है, उनसे कभी भी कोई शब्द आपको हिंदी की व्याकरण में स्टार्ट नहीं मिलेगा, मतलब शुरुआत में वो वर्ण आपको नहीं मिलेगा। जैसे मान लीजिए वो हमेशा शब्द के बीच में आता है, जैसे लिखा हुआ है सड़क, मतलब ये झटके से बोला जाता है। और बिंदी लगे हुए वर्णों के बाद में हमारे जो है ये, उसके बाद में आता है हमारा वर्ण वियोजन और संयोजन का प्रश्न। वर्ण वियोजन और संयोजन का प्रश्न। अगर मान लीजिए कोई भी शब्द लिखा गया है तो आपको दिक्कत कहाँ आएगी? जैसे मान लीजिए उस शब्द में आपको 5 चीजों का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। एक तो जो चीज है उसमें आपको छत्रे के श्रेय लिखने आने चाहिए कि ये लिखे कैसे जाएंगे और इनका वर्ण वियोजन कैसे होगा। एक ऊपर का जो रय होता है वो आधा होता है। जैसे मान लीजिए आपने सपोज कीजिए शब्द लिखा हुआ है कर्म, कर्म शब्द लिखा हुआ है आपने, अब ऊपर का जो रय है वो आधा है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि कर्म शब्द में कितने वर्ण हैं, तो जो क है उसके अंदर एक की मात्रा है। हलंत करेंगे, हलंत का मतलब होता है हल का अंत, मतलब अंत जो है उसका व्यंजन से हुआ है। हलंत का मतलब है कि उसका अंत किससे हुआ है? पेवर व्यंजन से। वो शुद्ध व्यंजन है, उसमें स्वर लगा हुआ नहीं है। और इस कै के अंदर जब ये ए लग जाता है तो ये अपने आप में जो व्यंजन है वो पूर्ण हुआ है। आप ये मानेंगे यहां पर कि अगर प्रश्न बनता है अपना कि भाई एक तो स्वरों की सहायता से बोला गया वर्ण, तो व्यंजन जितने भी होते हैं वो किससे बोले जाते हैं? हमेशा स्वरों की सहायता से। और जो स्वर होते हैं वो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। जैसे ए आ ई जो है वो स्वतंत्र रूप से बोले गए हैं। और व्यंजन क्या है? पे और कै। अब उसमें जो भी स्वर लगता जाएगा वो स्वर की सहायता से बोला जाएगा। जैसे मान लीजिए कै, का, छोटी की, छोटा कू, तो व्यंजन जो होता है वो हमेशा कहाँ बोला जाता है? स्वरों की सहायता से। ऊपर का जो रय होता है वो आधा होता है रय, और मैं में ए की मात्रा है। अगर आपसे पूछ लिया जाएगी भाई कर्म शब्द में कितने वर्ण है, तो आपका आंसर क्या होगा? 5। नीचे का जो रय होता है वो पूरा होता है। जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए शब्द लिखा हुआ आपका क्रय, नीचे का जो रय कैसा होता है? वो पूरा। अब इसमें आपसे अगर वर्ण पूछे तो ये जो कै है ये आधा, मतलब इसमें स्वर नहीं है। रय पूरा, पूरा जो बोला जाएगा वो अक्षर होता है। पूरा जो है वो अक्षर होगा, तो इसे कै में रय की मात्रा है, लेकिन ये रय पूरा है। पूरे का मतलब है अगर ये करा लिखा हुआ होता तो इसमें आ है, अगर ये क्रय है तो इसमें ए है, अगर ये क्री होता तो इसमें ए की मात्रा आती। अब ये शब्द रय और ए की मात्रा है, और ये रय लेवे कि ये में किसकी मात्रा है? ए की। मैं आपको बता देता हूं कि जैसे वर्ण हो गया भाषा की सबसे छोटी इकाई। वर्ण मतलब उसके और टुकड़े नहीं हो सकते। जैसे मान लीजिए कै लिखा हुआ है, कै। अब ये जो कै लिखा हुआ है इसके 2 टुकड़े हम कर सकते हैं, कै प्लस ए। लेकिन जो ये शब्द लिखा हुआ है ये कै और ए, उसके और टुकड़े नहीं हो सकते। तो वर्ण क्या हुआ? भाषा की सबसे छोटी इकाई। वर्ण वाला अपना टॉपिक था, मतलब जैसे कि वर्णों को व्यवस्थित क्रम में लिखना। भाई कोई भी क्रम ना छोटे कि भाई इस सह के बाद में ये सह आता है, इस सह के बाद में ये सह आता है। इनका जो क्रम जो है वो वर्णमाला कहलाएगी। अब बात आती है कि एक तो अनुस्वार, एक ऊपर का रह और एक नीचे का रह। एक होता है संयुक्त अक्षर, मतलब संयुक्त अक्षर में छत्र के आते हैं। संयुक्त व्यंजन मतलब उस व्यंजन में कहीं व्यंजन मिला दिया गया हो या जोड़ के लिख दिया गया हो। जैसे मान लीजिए हम समास ही पढ़ते हैं, उसमें एक समास का नाम है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास। आपसे पूछ लिया जाए कि भाई यहां पर जो द्वंद्व लिखा गया है इसमें कितने वर्ण है। जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए सिंपल सा क्वेश्चन है द्वंद्व, और द्वंद्व में आपसे ये पूछ लिया गया कि भाई इसमें कितने वर्ण हैं। अब आप इन वर्णों को अलग लिखोगे। अगर संयुक्त व्यंजन कभी भी आपको दिखाई दे, संयुक्त व्यंजन जोड़ के लिखा हुआ कभी भी कोई अक्षर आपको दिखाई दे, तो आप सबसे पहले ये याद रखना कि उसमें जो अक्षर आपको पूरा दिखाई दे रहा है वो आधा है, और उसमें जो जोड़ के लिखा हुआ अक्षर है वो कैसा है? वो पूरा है। पूरे का मतलब आप समझ रहे हो, उसमें स्वर लगा हुआ है। पूरा जो है उसका मतलब है उसमें स्वर लगा हुआ है। जैसे इसको अलग लिखोगे तो पूरा क्या दिखाई दे रहा है? द। तो द कैसा है? आधा। आधे का मतलब आप स्वर से समझना।
स्वर रहित समझना, मतलब इसमें आधे का मतलब है स्वर नहीं है, स्वर लग जाएगा तो ये व्यंजन कैसा हो जाएगा, पूरा। उसके बाद में ये वह आपको छोटा दिखाई दे रहा है, आधा दिखाई दे रहा है, जोड़ के लिखा हुआ है, जो अक्षर पूरा दिखाई दे रहा है उसी को आप पहले लिखोगे और उसके बाद में लिखोगे वह में ए की मात्रा है, उसके बाद में है न, उसके बाद फिर से द, उसके बाद में फिर से वह और उसके बाद में फिर से है। अब देखो छोटा सा शब्द था, छोटा सा अक्षर था आपके सामने और द्वंद्व शब्द में वर्ण पूछे तो आपका आंसर क्या होगा, 7। द्वंद्व जो शब्द है उसमें अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें कितने वर्ण है तो आपका आंसर होगा 7। अब हो गई अपनी 4 या 5 बात, ऊपर कर रहे, नीचे कर रहे, जोड़ के लिखा हुआ अक्षर और बिंदी और छत्र गेसरे, ये 5 चीजें जब भी कभी किसी को आ जाएंगी मतलब समझ में, या वो तो वो वर्ण वियोजन और संयोजन का अपना 1% जो है वो स्टार्टिंग से जो अपना कायदा ही समझो। हम कोई भी भाषा सीखते हैं तो वो उच्चारण हुआ हमारा, हमारी लैंग्वेज हिंदी अंग्रेजी कुछ भी सीखते हैं, शुरुआती जो है उसका उच्चारण होता है कि हम बोल कहाँ से रहे। सारे वर्णों का और स्वरों का जो ये वर्गीकरण है आपने अब ये देखा है। 5 चीजें, जैसे मान लीजिए आपको कोई शब्द दे देता है प्रेम, एक शब्द लिखा हुआ है प्रेम, आपसे इससे अलग अलग करवाएगा तो आप सबसे पहले क्या लिखोगे या क्या देखोगे, इसमें देखोगे कि कोई जोड़ के लिखा हुआ अक्षर है। जब भी कभी जोड़ के लिखा हुआ अक्षर हो तो जो ये पै है आपको पूरा दिखाई दे रहा है, यहां तो है कैसा, आधा, और रे इसमें जोड़ के लिखा हुआ है तो रे पूरा है, मतलब इसमें जो भी स्वर है वो रे में है। अगर ये शब्द आपका प्र होता तो ये ए होता, अगर ये प्रा होता तो ये आ होता। अब यहां पर ये प्रे है तो वो एक की मात्रा किस में लगी हुई है, रे के अंदर, मतलब आप यहां पर रे लिखोगे और रे में कौन सा स्वर लगा हुआ है, ए। रे में कौन सा स्वर लगा हुआ है, ए। अब में कौन सा स्वर लगा हुआ है, ए की मात्रा। अब जब मान लीजिए ये जो स्वर लगा हुआ है, जो ये स्वर लगा हुआ है पै में, ये 5 वर्ण हुए हैं अपने यहां पर। अब जो ये स्वर लगा हुआ है में, मतलब स्वर लगने पे आप ये मान लीजिए कि वो अक्षर पूरा हो जाता है। यहां पर में ए स्वर लगा हुआ है तो मैं कैसा है, पूरा, और ये रे में एक ही मात्रा लगी हुई है तो रे कैसा है, ये भी पूरा, और इसमें पै कैसा है, पै आधा अक्षर लिखा हुआ है, मतलब ये इसमें स्वर नहीं लगा हुआ है तो पै आधा है। इसमें 2 अक्षर तो पूरे हैं और 1 अक्षर आधा, इसीलिए तो कहा जाता है 2.5 अक्षर प्रेम के। ये जो शब्द दिया गया है, ये जो मात्रा दी गई है, रे में एक ही मात्रा है और में भी एक ही मात्रा है, तो आप ये मान लीजिए इसमें 2 अक्षर तो पूरे हैं और 1 अक्षर कैसा है, आधा, इसीलिए कहा जाता है 2.5 अक्षर प्रेम के। तो हमें अक्षर और वर्णों का ज्ञान होना चाहिए। उसके बाद में जो लेखन क्रिया, हम ये मान लीजिए कि हम स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं, कोई भी भाषा, मान लीजिए आपको कुछ भी नहीं आता है, कोई अंग्रेजी भी आज यहाँ क्लास में होता है, उसे हिंदी सीखनी होती तो वो भी ANR से स्टार्ट करता है। मतलब जो शुरुआती दौर है वो सारी चीजें इस प्रकार से होनी चाहिए। अब मान लीजिए कोई भी शब्द मैं आपके सामने लिख रहा हूं, हम कोई भी शब्द जैसे लिख के देखते हैं, जैसे मान लीजिए आपका शब्द आए श्रृंगार, शुद्ध अशुद्ध की दृष्टि से मैं आपको बता देता हूं, जो ये श्रय होता है इसमें एक ही बिंदी आती है, एक ही डंडी आती है। अगर वो जो श्रृंगार लिखा हुआ होता है, जगह जगह लिखा हुआ होगा, उसमें 2 डंडी लगी हुई आती है। खत्म कर दो। उसके बाद में जो शब्द लिखा हुआ है ये श्रृंगार, और हम जब इस शब्द को जब आप अलग लिखोगे या अलग करोगे या वर्ण वियोजन करोगे तो आप इसमें सबसे पहले किस प्रकार से लिखोगे, जो ये श्रय होता है, हमारा जो ये श्रय लिखा हुआ होता है उसमें ये स और रे और ए की मात्रा होती है, जो श रे और ए की मात्रा होती है, और जो ये श्रय यहां पर लिखा हुआ है उसके अंदर श हलंत, और इसमें कौन सा स्वर लगा हुआ है, री, श और री। अब बात आती है बिंदी। हम बिंदी जो अनुस्वार लगा हुआ है इस बिंदी को लिखेंगे तो कौन सा अक्षर देखेंगे, बाद वाला। जैसे यहां पर लिखा हुआ है ग, तो आप करोगे कै खे गे का जो आखिरी अक्षर होता है वो ङ होता है।
ये लिखोगे आप कै ख ग ङ की मात्रा जो आती है वो श्रृंगार, और गै में कौन सा स्वर लगा हुआ है? स री ङ ग आ रे और रे। अगर ये श्रृंगार शब्द लिखा हुआ होता और आपसे वर्ण वियोजन संयोजन करते तो आपको ये अनुस्वार ही नहीं पता चलता कि कौन सा आता है। अगर श्रृंगार शब्द को आपको वर्ण वियोजन करना पड़े तो श्रृंगार का इतना श्रृंगार होगा परीक्षा में, जो कि सबका ही गलत हो जाएगा। अगर आपसे वर्ण वियोजन और संयोजन पूछे जाएं और आपको ये शब्द अलग अलग लिखना पड़े कि भाई श्रृंगार शब्द में कौन से अक्षर या कौन से वर्ण से मिलकर के बनाए, तो आपको श के अंदर ये जो श्रेय होता है अपना, इसमें स में क्या होता है? र, और ये जो श्री होता है इस में क्या लगा हुआ है? री। अगर अलग पूछा जाए तो ये ङ की मात्रा से इस प्रकार से प्रश्न आएगा। अगर अगला यदि कोई प्रश्न आता है, जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए एक बार शब्द आया था संज्ञा। संज्ञा जो शब्द लिखा गया है, मान लीजिए संज्ञा, आपसे अगर ये वर्ण वियोजन और संयोजन के हिसाब से पूछा जाए तो सबसे पहले क्या लिखो? स। स जो लिखा हुआ है उसमें कौन सा स्वर लगा हुआ है? ए। अब बात आएगी बिंदी की कि यहां पर जो अनुस्वार है वो कौन सा लगाओगे आप? बिंदी के बाद के वर्ण लिख लो, अगर बाद में अगर नहीं भी आ रहा तो बिंदी के बाद क्या है? जय। जय में कौन सा? ये। और ये के में भी यहां पर कौन सा स्वर लगा हुआ है? आ। अब बिंदी के बाद आया जय, तो च छ जय का अक्षरी अक्षर लगेगा यहां पर संज्ञा। इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा। यहां लगा हुआ अनुस्वार अनुनासिक में से पांचों में से कौन सा वर्ण है? ग, कि फिर ये, या फिर अण, या फिर न, इस प्रकार का, या फिर पै फै वे में। तो यहां लगा हुआ अनुस्वार जो उन पांचों में से है वो आपका ये की मात्रा आएगी। यहां लगा हुआ जो अनुस्वार है वो कै ख ग ङ की मात्रा आएगी। तो ये था अपना वर्णमाला। हम नेक्स्ट क्लास के अंदर मान लीजिए आपके शुद्ध शब्द, जो कि अपने मुख्य या मोस्ट, जो भी हमें 20-30-100 शब्द लगेंगे। हम हजारों नहीं कि भाई बहुत ज्यादा कुछ सिलेबस बहुत सारा करवा दिया या बहुत ज्यादा करवा दिया। हर टॉपिक पे जो भी 15-20 टॉपिक है, जो अपने पर्सन मुख्य आते हैं उसी प्रकार की क्लास लेंगे। अपने नेक्स्ट क्लास में मान लिया अपनी संधि या समास के जो टॉपिक है वो करवाते हैं बहुत आसान और सहज तरीके से। आशा करते हैं कि आपको जो ये वर्णों का टॉपिक है बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम करवाते हैं।